हाँ तो भाई सभी लोग कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ डेरिवेशंस करी थी एक्सियल कंडीशन और इक्वेटोरियल कंडीशंस की, और हमने वहां पर डायपोल मोमेंट को अच्छे से समझा था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, तो आज हम भाई वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, हाँ उससे पहले एक बात भाई, जैसा कि आप सबको पता है भाई एग्जाम चल रहे हैं तो कल वीडियो लेक्चर नहीं आ पाया था। दूसरी बात, आज तो टर्न भैया केमिस्ट्री का था, तो ये फिजिक्स क्यों, तो फिजिक्स में चूंकि भाई हम लोग का ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर होगा, तो आज ये लेक्चर जहां तक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसीलिए भाई मैंने आज फिजिक्स को उठाया। ठीक है, आज तारीख है 7 मई, ठीक है 2026। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर। ठीक है, तो नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए और भाई पेन और कंसंट्रेशन के साथ यहां पर दिमाग लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो हमसे आज भाई हमें टॉपिक क्या रहा है, हमें टॉर्क ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक भाई हम लोगों ने समझा कि डायपोल अगर है तो उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर उसकी एक्सियल कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर हम एक डायपोल को, ये हमारे पास डायपोल है, याद आ रहा है ना, डायपोल प्लस चार्ज माइनस चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड की होने चाहिए, अपोजिट नेचर के, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2L। तो अगर ये डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दी जाए तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं डायग्राम को कुछ ऐसा बना रहा हूं, ऐसा। तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, एरो दिखाना इसलिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि अगर ये लेफ्ट टू राइट है इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि यहां पर लेट सपोज दैट एक प्लेट होगी प्लस की चार्ज, है ना, और यहां पर एक प्लेट होगी माइनस की चार्ज। ठीक है, वैसे इस तरफ माइनस की चार्ज प्लेट हो या ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं भी होगी तब ये जाएंगे तो इन्फिनिटी की तरफ ही। सही बात है ना, प्लस की तरफ से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, और माइनस की तरफ क्या होती है, वो अंदर, है ना, टुवर्ड्स जाती है। ठीक है, अब हमारा मेन पॉइंट है कि हमको इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखना है। हम जरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल रख देते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल हम एक एंगल पर रखेंगे क्योंकि हम जनरल केस की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट मैं इलेक्ट्रिक डायपोल यहां बना देता हूं। यहां पे देखो प्लस चार्ज हो गया, यहां पे माइनस चार्ज हो गया, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ये हम लोग का क्या, इसको मैं क्या ले लूं, चलो माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यह काम करता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, माइनस से प्लस की तरफ। ओके, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी जो डिस्टेंस है मैं क्या मान ले रहा हूं, आई एम सॉरी ये थोड़ा सा बह गया। ठीक है, इन घर से थोड़ा सा ज्यादा डाल के ले आता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, लेट्स सपोज दैट मैं इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेता हूं, 2L मान लेता हूं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो एंगल बना रहा है, लेट्स सपोज दैट मैं इसको बोल देता हूं थीटा। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझना, तो ये हो गया माइनस का क्यू चार्ज और ये हो गया प्लस का क्यू चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखना, तो अगर ये यहां पर रखा हुआ है तो क्या होगा। अब अपने आप दिमाग से सोचो क्या होगा, कोई थिंकिंग लगाओ कि अगर ये डायपोल यहां पे रखा हुआ है तो इसके प्लस चार्ज को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर ले जाने की कोशिश करेगी। सही बात है, और इसका जो माइनस चार्ज है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जाती है इधर, लेकिन ये चार्ज है माइनस का, अगर ये प्लस का होता तो इधर जाता, लेकिन ये माइनस का है तो हमको ये डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। माइनस साइन में हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये जाएगा इधर। तो एक फोर्स लग रहा है, आप समझो ये एक रॉड है, एक फोर्स लग रहा है इसमें आगे की तरफ और एक फोर्स के नीचे वाले कॉर्नर लग रहा है पीछे की तरफ। अगर आप एक डंडा ले लो, है ना, लेट्स सपोज दैट आप एक रॉड ले लो, तो उस रॉड में अगर आप दो इक्वल यहां पे जो फोर्सेस लगेंगे वो इक्वली लगेंगे ना, क्यों, क्योंकि चार्ज सेम है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी तो दोनों के लिए सेम ही है ना, तो यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेंगे, और जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगते हैं तो क्या होगा, देखो ये ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे करके देखो फोर्स लगेगा और ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो समझ में आ गया आपको? तो बेसिकली यहां पर ये जो डायपोल होगा वो क्या करेगा, वो रोटेट कर जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से करके ऐसे करके रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो जरा मैं यहाँ पे बना भी देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से करके क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो अब हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है रोटेशनल मोशन नाम के चैप्टर में, जिसका हुआ बनाते हो आप सब, ठीक है। कुछ नहीं उस चैप्टर में भाई, ऐसा कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट टफ है। तो टॉर्क के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घुमाने के काम आती है, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान देखना, यहां पे कौन सा पॉइंट फिक्स रहेगा जब ये डायपोल इस तरीके से मूवमेंट करेगा, ऐसे गोल 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 गोल, तो इसका कौन सा पॉइंट फिक्स रहेगा? ये जो मिडिल वाला पॉइंट है, आप ध्यान देखो ना, ये मिडिल वाला पॉइंट, ये टॉर्क तो ऐसे घूमेगा ना, मतलब ये बॉडी ऐसे घूमेगी, लेकिन इसका जो मिडिल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये इस फिक्स पार्ट, ये इस फिक्स, है ना, इस पॉइंट को मैं फिक्स किए दे रहा हूं, मतलब ये फिक्स हो जाएगा, फिक्स तो नहीं है, हवा में ही है, लेकिन ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रोटेट करेगा तो ये पॉइंट आपको एक ही जगह नजर आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमने लगेगा, ठीक है। तो क्यों घूमती है ऑब्जेक्ट कोई? टॉर्क की वजह से। अब हम यहां पे टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान सुनना, टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो बहुत ध्यान सुनना। ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। अब ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का क्या मतलब होता है? मतलब जिस, देखो एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, तो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। यहां पे मेरे को शॉर्टेस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे लाइन हाँ लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे आप यहां पे चाहो तो उसकी जगह पे शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते थे, ठीक है ना, बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। तो यहां पे देखो लाइन ऑफ फोर्सेस इनकी है। लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? जिस डायरेक्शन में, जिस लाइन में फोर्स एक्ट कर रहा होता है। देखो ये लाइन हो गई इसकी ये, और ये लाइन इसकी हो गई ये, तो अब दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी? वो होगी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? वो होगी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये डिस्टेंस होगी ये वाली, ठीक है। ये हो गई डिस्टेंस। तो बस अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इसमें फोर्स, अब मेरा एक क्वेश्चन और है, ठीक है, बस फिर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लस क्यू वाले पे चार्ज कितना लग रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये वाला चार्ज क्यू है, तो इस अकेले पे चार्ज कितना लग रहा होगा? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, पढ़ रखा है, तीसरे लेक्चर में पढ़ाया था, जाकर देखो भाई क्या कर रहे हो। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? फोर्स पर यूनिट चार्ज, सही बात है ना। वेक्टर लगा देता हूं। तो अगर यहां पर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ है तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? तो ये यहां पर इसमें फोर्स लगेगा कितना? मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू E, वो भी कैसा? प्लस का, सही बात है ना, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, इस डायरेक्शन में। एट द सेम यहां पर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बट यहां पर क्या लगेगा? माइनस Q इंटू E, ठीक, यहां पर ये फोर्स लगेगा। यहां पर इस फोर्स को मैं मान लेता हूं कितना? इस फोर्स को मैं मान लेता हूं, लेट्स सपोज दैट F1, और इस वाले फोर्स को मैं मान लेता हूं F2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो, क्या F1 F2 के बराबर है? बराबर है। माइनस साइन जब भी लगता है तो वो क्या दिखाता है? जब किसी वेक्टर क्वांटिटी के आगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी पूरा टर्म वेक्टर ही होगा, तो इसके आगे अगर माइनस लगा है, दैट मींस ये आपको क्या सिग्निफाई करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सही बात है। तो बहुत ध्यान देखना कि यहां पे बिकॉज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू F नेट,
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का अगर हम एडिशन करें तो वो 0 आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड के फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस से क्या हो रहे हैं भाई, बैलेंस हो रहे हैं, सही बात ना। और ऊपर और नीचे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो दैट मींस हमारी ये कंडीशन कौन सी है, ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का होता है, कैसा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम ना। तो ये हम लोग के डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि अगर बॉडी चल रही है और जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे, ठीक है, कोई भी चेंज ना है उसके स्टेट ऑफ मोशन में ड्यूरिंग हिज मोशन, ड्यूरिंग हिज मूवमेंट, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनना। तो अब अगर नेट फोर्स 0 है तो आपने क्लास 11th में छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा कि अगर नेट फोर्स 0 है तो फिर हम यहां पे टॉर्क लगा सकते हैं। तो टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मतलब फोर्स तो यहां पे 0 है ना, तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन हम यहां से ये निकालेंगे, मतलब एक यहां से कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। क्या कंक्लूजन यहां पे ये निकालना है कि बॉडी, या फिर डायपोल लिख सकते हो, विल बी always in dynamic equilibrium in uniform electric field, ठीक है। तो अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसमें जो मूविंग डायपोल होगा या मूविंग बॉडी होगा उसका जो नेट डायनेमिक नेट फोर्स होगा, उसमें जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। बॉडी विल बी ऑलवेज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तो ये कहानी हमेशा ट्रू होगी, ठीक है। अब हम जरा यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, ये एग्जाम में आता है, ठीक, तो बहुत ध्यान सुनना कि क्या होगा भैया, तो ऑलवेज 0, ठीक है। अब हम अगर टॉर्क का फॉर्मूला लगाएं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स देखो हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहो ये वाला ले लो चाहो ये वाला ले लो, क्योंकि है तो दोनों बराबर ही ना। और हमें फोर्स में देखो साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमने डायरेक्शन दिखा दिए तो हमें साइन से लेना देना नहीं है। तो फोर्स का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, Q इंटू ई के बराबर, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू ई के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे हम जरा क्या निकाल रहे हैं, अच्छा देखो ध्यान से, थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताता हूं, मिनट प्लीज, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमको बिल्कुल पक्का करके चलना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, टॉर्क का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान सुनो, जैसे यहां पे आप क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो यहां पे आंसर क्या आता है, टॉर्क का क्या मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, F मैग्नीट्यूड है ना, R मैग्नीट्यूड और क्या होता है साइन थीटा, और यहां क्या आ जाता है साइन थीटा, ठीक है, दोनों के बीच में बना हुआ एंगल, ठीक है। और एन कैप भी आता है, आई होप आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा, एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या है, ये वाली है ना, देखो साइन थीटा तो यहां बात वैसे, अच्छा हाँ परपेंडिकुलर देखो, अब देखो यहाँ पे आर क्या है, आर यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 2l, ठीक है। यहां पर आप लिख दो 2l और यहां आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो बस आप चेक कर लो, बस बन गया आपका फॉर्मूला। देखो अगर आप यहां से 2 देखो Q इंटू 2l, Q इंटू 2l ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, बिकॉज है ना Q इंटू 2l बराबर क्या हो जाता है, P हो जाता है। तो बहुत ध्यान रखना, यहां पे हम लिख सकते हैं P E साइन थीटा, ठीक है। यहां आ जाएगा P और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो कि क्या लग रहा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल पर लग रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग का फॉर्मूला है और यही इंपॉर्टेंट है और यही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कि अगर भैया यहां पर साइन थीटा आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि भाई बेसिकली यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क वेक्टर को इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिख सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा 11th क्लास भूले नहीं हो तो आपको वहां पे पता होगा
पढ़ाया गया होगा कि अगर कहीं साइन थीटा आता है तो हम दो क्वांटिटीज के बीच में वेक्टर लगाते हैं, और अगर यहां कॉस थीटा आता है तो दो क्वांटिटीज के बीच में डॉट लगाते हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है? ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे सारी की सारी जो चीज होगी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यही इसका डेरिवेशन था। रिजल्ट आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक डायपोल, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब नेट फोर्स जीरो होता है तो बॉडी हमेशा क्या रहेगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगी, है ना, ऑलवेज रहेगी। ठीक है, फिर उसमें जो लगने वाला टॉर्क होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है। फिर फोर्स हमने देखो यहां पर ये ऐसे फोर्स ये लग गया। अच्छा, आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, अब आर देखो यहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर यहां पे देखो ये 12 है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये, तो अगर इस 12 का इस तरफ कंपोनेंट लो तो आता है 12 cos थीटा, और इस तरफ अगर कंपोनेंट लो तो आता है 12 sin थीटा। तो इसी आर वेक्टर की जगह पे भाई मैंने यहां पे, वैसे मैंने इसी को ओपन करके ऐसे यहां पे लिख दिया था, लेकिन अगर आप चाहते तो आप आर वेक्टर की जगह पे यहां पे 12 sin थीटा लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पूरा पूरा फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब छोटी सी यहां पे कंडीशन है, मैं जरा कैमरे में चेक कर लेता हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। ओके, तो आपको थोड़ा सा यहां पे क्या है, प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, नीचे वाला पार्ट और दिख नहीं रहा था। अब मेरा यहां पर एक छोटा सा बात और है, यहां लिख सकता हूं क्या, एक मिनट। ओके, तो यहां लिखा जा सकता है, तो जरा यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, टाउ वेक्टर का जो मॉड है वो क्या है, पी ई साइन थीटा के बराबर है। तो अब देखो यहां पे, अब अगर मुझे इसे मैक्सिमम करना है तो मुझे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, अब साइन थीटा 1 किस एंगल पर होता है, वो होता है 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक, समझ में आ गया। तो बेसिकली यहां पर जो टाउ मैक्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो P इंटू ई के बराबर होगा, और ये मैक्सिमम होगा क्या, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, अच्छा मिनिमम कब होगा, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, मिनिमम, टाउ मिनिमम। ठीक है, तो टाउ मिनिमम कब होगा, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई, तो वो होती है -1। तो -1 अगर आप यहां पे रखोगे तो -1 पे तो ये आ जाएगा माइनस का पीई, माइनस का पीई, है ना। साइन थीटा की यहां वैल्यू क्या होती है, और ये थीटा किस पे होगा, ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। अच्छा, किस एंगल पर टॉर्क 0 हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखना। लेट्स सपोज दैट अगर मुझे टॉर्क को 0 करना है ना, ये 0 लेना क्या मतलब है कि टॉर्क 0 हो गया है। तो अगर यहां पे साइन थीटा को 0 करना है तो साइन थीटा 0 किस एंगल पे होता है, 0 डिग्री के एंगल पे, है ना। तो यहां पर टॉर्क 0 हो जाएगा इफ जो थीटा होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिनिमम होगा 180 के एंगल पे, मैक्सिमम होगा 90 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो एंगल भी 90 उसके हिसाब से। ठीक है, फिर 0 कब होगा, थीटा इक्वल टू 0 पे। अब हम फटाफट केस को इमेजिन कर लेते हैं। आप देखो कि यहां पे टॉर्क रखा हुआ है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, जरा मैं मार्कर को रख लेता हूं। तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो अब आप दिमाग में सोचो कि अगर ये इस तरीके से 0 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। अच्छा बहुत ध्यान सुनना, ये जो एंगल हमने यहां पे लिया है थीटा वाला, वो किसके बीच में है, वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, और डायपोल मोमेंट कहां जा रहा है, आपको अगर याद होगा तो पिछले टर्म में मैंने बताया था कि माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होती है, बताया था ना। तो यहां पर भैया जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डायपोल मोमेंट इस तरफ है, डायपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है हमारा। तो देखो ये और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में लगा हुआ एंगल क्या है, थीटा। ध्यान रखना, थीटा कहां का लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना। क्या बता रहा था मैं, हाँ,
तो मान के चलो भाई कि अब अगर ये इस तरीके से हो गया, मतलब माइनस चार्ज यहां और प्लस चार्ज यहां, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे होगा, ऐसे, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे। तो माइनस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, प्लस पे किधर लगेगा, इस तरफ। तो भाई ये बेसिकली फोर्स तो इधर ही लग रहा है ना, सॉरी माफ करना, माइनस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। भाई जब ये ऐसे से ऐसे हो जाएगा तो एंगल हो जाएगा 0, और ये माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा इस तरफ और ये प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा इस तरफ। तो दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के फोर्सेस जब इस पे ऐसे लगेंगे तो क्या ये मूव करेगा, तो ये मूव नहीं करेगा ना, तब इसका रोटेशनल मोशन नहीं होगा। अगर रोटेशनल मोशन नहीं होगा दैट मींस क्या होगा, इसका जो टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, बहुत सिंपल है। अब देखो मैक्सिमम कंडीशन की एक बार चेक कर लेते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब अगर ये से घूमते 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 लेट्स सपोज ये ऐसे आ जाए, है ना, अगर ये ऐसे आ जाए तो ऐसी कंडीशन में फोर्स इस पे लगेगा ऐसे और इस पे फोर्स लगेगा ऐसे। तो ये वो कंडीशन है जिसपे जो फोर्सेस हैं वो सबसे मिनिमम डिस्टेंसेस पे लग रहे हैं, समझ रहे हो ना, मिनिमम डिस्टेंसेस पे लग रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो बॉडी होगी वो बहुत तेजी से घूमेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पे सारी की सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा ये इसके बारे में समझ लेते हैं। एन वेक्टर ये क्या होता है, बेसिकली आप देखो ध्यान से, अगर ये यहां पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले रखा है तो आपको ये बात पता होगी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पर जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो दो वेक्टर्स हैं, है ना, यहाँ पे मान लो पी वेक्टर हो गया और यहाँ पे ई वेक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे मान लो, आप समझ लो ये ई वेक्टर हो गया, ये पी वेक्टर हो गया। तो अब बहुत ध्यान समझना, ठीक है, कि दोनों के बीच में एंगल बना हुआ है थीटा, ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब जब इन पे टॉर्क लगेगा, डायपोल तो ये है ना, डायपोल ये, इलेक्ट्रिक पोल डायपोल ये, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब जब इस पे टॉर्क लगेगा तो वो उसका जो रूल है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है, उसकी यूनिट वो किस तरफ, ये जो टॉर्क लगेगा वो किस तरफ लगेगा, वो इन दोनों के यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा। अब परपेंडिकुलर वो कैसे लग सकता है, बहुत ध्यान सुनना, या तो परपेंडिकुलर ऐसे जा सकता है भाई, अगर ये इस तरीके से है तो आप चेक कर सकते हो, देखो ये यहां पे 90 डिग्री है ना, ये ऐसे करके 90 डिग्री, देखो इस ब्लू मार्कर और इसके बीच में देखो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों के या तो ऐसे 90 डिग्री लगेगा तुम्हारी तरफ आता हुआ, दिख रहा है ना, और या तो ये ऐसे लग सकता है, ऐसे लग जाए ऐसे करके, ठीक है, तुमसे जस्ट अपोजिट ऐसे जाता हुआ, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन को हम लोग कैसे देते हैं, इसकी डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, P क्रॉस ई करके देते हैं। अगर डायपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है तो P क्रॉस ई करके ऐसे देंगे तो डायपोल मोमेंट ऐसे, और अगर लेट्स सपोज डायपोल मोमेंट ऐसे होता तो P क्रॉस ई ऐसे करके देते हैं। याद आ रहा है ना, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, सबसे पहले जो वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई है, जैसे P लिखी हुई है तो P की तरफ उंगली करो, ठीक है, मतलब हाथ करो, ठीक है, और उसके बाद E की तरफ अपनी उंगलियों को फोल्ड करो, और राइट हैंड की करनी है, राइट हैंड की फोल्ड करो तो थंब जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा वही तुम्हारी क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। जैसे लेट्स सपोज दैट ऐसे, तो ऐसे करके ऐसे करते बंद करते तो ये बाहर आती है ना, P से E की तरफ ना, P से E की तरफ घुमाना है ना। अगर मान लो ये ऐसे तो होता तो ये ऐसे करके ऐसे आता, ऐसे करके ऐसे आता ना, राइट हैंड ही लगाना है, ये पीछे जाना। तो आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये एन कैप क्या होता है, अब ये जो वेक्टर आया, ठीक है, अब ये जो वेक्टर आया इन दोनों के परपेंडिकुलर, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, तो दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आया उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर आपको पता होगा जो डायरेक्शन दिखाने के काम आता है, ठीक है, तो वो बेसिकली यहां पे होता है, ठीक है। तो आपको कहानी यहां पे समझ में आ गई होगी, टॉपिक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। बाकी अब आपको इसको क्या ध्यान रखना है, ये इसका फॉर्मूला ये और ये ध्यान रखना है, बस। अब हम करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 1 सेंटीमीटर। अरे 1 सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, 1 कूलम मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देखो डॉट लगा हुआ है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 1 न्यूटन कूलम। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट दे रखा है P, वो कितना दे रखा है, वो ये दे रखा है, ठीक है, और ये हमको कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वेक्टर का मॉड वो देखा ये दे रखा है, ठीक है।
मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन इट। तो हमको टॉर्क निकालना है। तो बेसिकली हमसे वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो उस पे उस टाइम कितना टॉर्क लगेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आराम से फॉर्मूला रखो यहां पे आंसर करो, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला लगा दो, साइन थीटा वाला। हाँ। देखो ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब वेक्टर फॉर्म में हमको दोनों दिए जाएंगे, अभी मैं सिखाऊंगा आगे। और ये तब लगाएंगे जब हमको एंगल दे दिया जाएगा दोनों के बीच में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P क्रॉस E क्रॉस साइन थीटा, ना है तो मल्टीप्लाई। तो P दे रखा है कितना 1, E दे रखा है 1, और साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, बायोलॉजी वाली बता दो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2, और टॉर्क यूनिट क्या होती है, टॉर्क यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 1/2 न्यूटन मीटर, ठीक, क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट दिस कूलम मीटर, है ना। देखो यूनिट देखकर ही पता चल रहा है कि भैया यहां पर ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है P वेक्टर, ठीक है। प्लेस्ड एट दिस न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये हमको दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख भी दिया गया आगे। देन कैलकुलेट टॉर्क प्रोड्यूस, तो हमसे कह रहा है कि टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा वो हमें बताना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर भाई देखो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है ना, तो अब आपको, अब यहां पे एंगल तो दे नहीं रखा, तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। बस और कोई दोनों में अंतर नहीं है, आंसर दोनों सेम ही आएगा। तो इसको जरा मैं यहां पे इस पेन से ही कर देता हूं। तो देखो कैसे करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P क्रॉस E, ठीक है। अब आपको देखो P दे रखा है, E दे रखा है, तो अब देखो यहां पर क्या बनाना होता है, टेबल बनाना होता है, ठीक है। जिनको भी नहीं पता है तो बहुत ध्यान सुन लो, जो लोग भी क्लास 11th में बदतमीजी कर रहे थे, 5 चबा रहे थे, ठीक है, यहां देखिए। तो बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्लास 12th में जो मैथ वाले हैं उन्हें तो पता ही होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से बायोलॉजी वाले जरा देख लें कि क्या करना होता है। यहां पर आप क्या रखोगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, और इस तरफ क्या रहेगा, P वेक्टर, इस तरफ रहेगा E वेक्टर, ना। पहले P रखना है फिर बाद में E रखना है। अब जिसके नीचे जो जो टर्म आ रहा है वो लिखते जाओ, जैसे यहां पे I के नीचे 2, J के नीचे 6, K के नीचे 2, ठीक है। E में देखो यहां पे क्या होगा, I के पास 3, है ना, J के पास 2। अब K के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 0 तो लिखा ही हुआ है भाई, यहां पे आप चाहो तो 0 K कैप लिख सकते हो ना, तो ये लिखा हुआ है। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व भी करना जिन लोगों को नहीं आता है बहुत ध्यान देखें, करना क्या होता है, अगर मैं इसको दूसरे पेन सॉल्व करता हूं, इससे सॉल्व कर लेता हूं। करना क्या होता है, सबसे पहले ये रो और ये चीज छुपानी होती है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको छुपाया, पहली रो पहला कॉलम छुपाओ, तो ये देखो ये जो दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 0 6 0, 0 माइनस 2 2 4, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का माइनस कर देते हैं, और आगे लगा देंगे आई कैप, क्योंकि आई वाली रो ढकी थी ना तुमने, मतलब आई वाली कॉलम, रो हम इन्हें कहते हैं और कॉलम हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। स्कूल में थोड़ा उल्टा होता है, स्कूल में रो इसको कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आगे जब हम लगाएंगे जे वाला, तो जे वाला होता है माइनस, जे वाला ऑलरेडी माइनस का होता है, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाओ, अब जे वाली रो को रखो, जे वाली रो और ऊपर वाली उसकी क्या कॉलम, कॉलम ऐसे और रो ऐसे। देखो आपको यहां दिख रहा होगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 0 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहां पे करना है 0 माइनस 6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के कैप, अब के होता है प्लस का, जे वाला माइनस का होता है, बाकी आई वाला और के वाला हमेशा प्लस का ही होता है, ठीक है। तो उसको लिखने से पहले हम कोई सिंबल नहीं लगाते हैं। अब यहां पे इसको ढको, इसको ढको, तो देखो नंबर दिख रहा है ना, 2 का 2 में 4 और इसका हो जाएगा 18, तो 4 माइनस 18, यहां हो जाएगा 4 माइनस 18, यहां हो जाएगा माइनस का 4 आई कैप, ठीक। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस का 6 जे कैप, तो ना माइनस जे माइनस 6 प्लस का 6 जे कैप, और यहां कितना हो जाएगा माइनस का 14 और के कैप से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 14 के कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, टॉर्क निकल के आ गया, ठीक है।
अगर मान लो वो आपसे क्वेश्चन में ये कह देता कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ठीक है, वो आपसे एग्जाम में कह देता कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो आप क्या करते हैं? तो आपको 11वीं क्लास का छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया है तो उसका मैग्नीट्यूड, अगर अभी तो ये वेक्टर फॉर्म में है ना, अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है मॉड, ठीक है, तो करना क्या है? अंडर रूट के अंदर आई वाले का स्क्वायर ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस जे वाले का स्क्वायर ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस के वाले का स्क्वायर तो ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, आराम से यहाँ पे जो आंसर आए लिख देना है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 100 और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो अगर आप इसको करोगे तो आंसर आएगा 296 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। क्या लगा देना? न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी कहानी आज के लेक्चर की समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो भाई अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो भाई कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब भाई आपको कराया जाएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, आज से जितने भी टॉप क्लास के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इवन जेईई मेंस लेवल तक के, वो सारे के सारे आपको यहां पर कराए जाएंगे। और हर टाइप का एक क्वेश्चन यहां पर, एक या दो क्वेश्चन यहां पर आपको करके दिखाए जाएंगे। तो अब अगला पूरा एक लेक्चर न्यूमेरिकल्स को डेडिकेट होगा, और इस लेक्चर में भी मैं न्यूमेरिकल्स को कुछ कवर कर रहा हूं। ये टॉप क्लास के न्यूमेरिकल है, भाई ध्यान देना, ठीक है। तो फटाफट यहां पे ध्यान दो। देखो लिखा क्या हुआ है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है सम टॉप क्लास न्यूमेरिकल, अच्छा ठीक है। लिखा हुआ है अ पेंडुलम ऑफ मास 80 mg। 80 mg का क्या मतलब है? मिलीग्राम, ठीक है। तो एक पेंडुलम है जिसका मास क्या है? 80 मिलीग्राम है। तो ये हमको क्या दे दिया गया? मास दे दिया गया, है ना। मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि क्वेश्चन को किया कैसे जाता है ना, क्या अप्रोच रखनी चाहिए हमें बोर्ड में और क्या अप्रोच हमें रखनी चाहिए जेईई में या नीट में। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा कैरी करना। कैरिंग अ चार्ज ऑफ इतने कूलम, तो ये हमको क्या दे दिया गया है? हमको चार्ज दे दिया गया है, ठीक है। इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, तो ये हमको क्या दे दी गई है? ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है। मतलब बेसिकली हमसे अभी तक पढ़ के ये कहा गया है कि एक पेंडुलम है, तो एक पेंडुलम का जो मास है, जो नीचे बॉब लिनेट का होता है, मेटल की बॉल लटकी रहती है, तो उसका जो मास है वो 80 मिलीग्राम है। उसका जो चार्ज है वो ये है, उसके पास एक चार्ज भी है ना, तो ये है। और वो एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये ऐसे पेंडुलम रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे आ रही है, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय इट विद द बॉल, वर्टिकल, है ना, मतलब वर्टिकल बॉल। तो देखो ध्यान से, आप बहुत ध्यान समझो। ये भाई हमारे पास क्या है? इस तरीके से दीवार लगी हुई है, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, ऐसे। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो यहां पे मेटल की बॉल है, और चूंकि उसके ऊपर चार्ज है, मेन बात है चार्ज है, तो जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो अब होगा क्या? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो चार्ज पार्टिकल ऐसे करके ऐसे उड़ जाएगा। भाई प्लस का है ना, चेक कर लो, चार्ज यहां पे प्लस का है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल आगे जाना चाहेगा, लेकिन चूंकि यहां पे धागा भी लगा हुआ है, आप जानते हो ना पेंडुलम में धागा लगा रहता है, तो उसकी वजह से वो आगे ना जाकर वो ऐसे हो जाकर ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। और एक एंगल पे जाकर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, इसका मैं डायग्राम जरा बना रहा हूं। पहले कुछ ऐसा था, लेकिन अब ये क्या हो गया है? कुछ ऐसे हो गया है, ठीक है। ये इसके ऊपर भैया हमें चार्ज दे रखा है, हमें इसका मास दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है। ये तो ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल है एक एंगल पे, इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। देखो उसने हमसे कहा भी रखा है ना, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, थ्रेड का मतलब धागा, एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय इट, और वो कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, वर्टिकल बॉल के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो बहुत ध्यान सुनना, मैं जरा क्वेश्चन को कर रहा हूं। इसका चार्ज हमें कितना दे रखा है? इसका चार्ज हमें दे रखा है Q इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है ये, है ना, तो E हमें दे रखी है
2 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो, सेम ही यूनिट होती है, आगे के चैप्टर में पता चल जाएगी वाली। ठीक है, टेंशन अगर धागा है तो धागे में टेंशन किधर लगेगी, ऐसे, है ना, अवे फ्रॉम। ये चार्ज पार्टिकल है तो ध्यान रखना टेंशन जो लगती है हमेशा किधर लगती है, अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगती है। ठीक है, तो ये टेंशन हो गई। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है, बस हमें इतना इधर का ना मास दे रखा है, तो इसका भैया हमें मास दे रखा है, तो इस मास इसका कितना है, वो है 80 मिलीग्राम। इस मिलीग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है ना, ये ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब आप बेसिकली यहां पे बहुत ध्यान से देखो कि अब होगा क्या। अच्छा, ग्राम में नहीं, इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्या कहते हो, है ना। अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर लूं तो देखो पहले तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -3 से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो मैं यहां पे डायरेक्टली क्या लिख देता हूं, 10 की पावर -6। समझ में आ गया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। तो ठीक है, अब आप सोचो, अब एक चार्ज पार्टिकल है, अब आपको उसको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, तो जरा मैं आपको बनाना सिखा देता हूं अगर आपको नहीं आता। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, P टेंशन लग रही है ना धागे की वजह से। इस पे अगर ये प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा कितना, Q इंटू ई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा Q इंटू ई कैसे लग रहा है। और अगर इसका मास है तो नीचे, ठीक जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट नीचे की तरफ इसमें एक वेट लग रहा होगा, जो क्या होगा, वेट क्या होता है, mg होता है ना, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास हमें कितना दे रखा है, ये, और ग्रेविटी कुछ नहीं दे रखा, तुम वैसे तो 9.8 मान के चलना चाहिए, बट मैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए यहाँ पे 10 मान ले रहा हूं। ठीक है, आपको जो एग्जाम में दिया जाए वही मान चलना। ये हो गया, तो अब बेसिकली हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और ये एंगल थीटा था। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90, और ये अगर 90, तो 90 और थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया ना। और अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो अब आप सोचो कि टेंशन है ना, टेंशन का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा कितना। वैसे आप ऐसे सोचो ना, इसको देखो मैं ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, ये ऐसे करके, है ना, आपने एक्सेस बना ली। अब एक्सेस में आप देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर आपने यहां पर इस तरीके से एक्सेस बनाई है, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा। अरे देखो ना, दो पैरेलल लाइन जा रही है ना, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये एंगल थीटा है तो मतलब ये वाला एंगल थीटा है ना। डायग्राम हमने वहां से कॉपी कर लिया। अब देखो टेंशन T है, ये थीटा है। तो अब आप जरा बहुत ध्यान सुनो, क्लास 11th में बस डायग्राम बनाना सीखना है। अगर ये T, तो इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, इस तरफ ये आएगा T cos थीटा, सही बात है ना। और ये T cos थीटा है, तो इस तरफ कितना आएगा, कंपोनेंट करते हैं, दो करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आएगा T sin थीटा। और जैसे ही आप इतना कर देते हो, आपको पता है कि ये जो टेंशन होता है इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप कंपोनेंट कर लेते हो किसी फोर्स के, तो वो जो ओरिजिनल फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अब आप बहुत ध्यान देखो, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी ना ये चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसमें ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है, बस आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो T cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg के, क्वेश्चन नंबर 1, और T sin थीटा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर और राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले फोर्स के बराबर। ठीक है, तो T sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटू ई के बराबर, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो पहले आपसे क्या कहा गया था, पहले आपसे कहा गया था फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत गजब की बात बताने जा रहा हूं। अगर कभी इस टाइप की इक्वेशन दी जाए तो आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो जरा मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर टेंशन। अगर आपको टेंशन निकालनी तो क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर करो। देखो इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहां हो जाएगा mg का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, आई एम सॉरी
साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहां क्या हो जाएगा, क्यू ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप दोनों क्या करो, ऐड कर दो, है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। कुछ है नहीं, बस स्क्वायरिंग की थी, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो सेम ही रहेंगे ना। तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड। जैसे ही आप ऐड करोगे तो देखो यहां पे टी स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg का स्क्वायर प्लस यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ई का स्क्वायर। अब आप इस वैल्यू को जानते हो क्या होती है, 1 होती है ना। तो यहां हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का स्क्वायर जैसे ही उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, जगह की थोड़ी कमी है, तो यहां पे बन जाएगा mg का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर। ठीक है, बस यही है आपकी टेंशन फोर्स। अब देखो m आपको दे रखा है, g की वैल्यू आप 10 इस्तेमाल करते हो, क्वेश्चन में अगर 9.8 दी जाए तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, q आपको ऑलरेडी पता है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है, यहां पे वैल्यू को रखना, स्क्वायर करके सॉल्व करना, दोनों को ऐड करना और दोनों का रूट लेने की कोशिश करना, तो आपको जो आंसर है यहां पर किसमें निकल के आएगा, न्यूटन में। अरे भैया टेंशन तो न्यूटन में होती है ना, एक काइंड ऑफ फोर्स होता है टेंशन। ठीक है, तो ये भाई आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो टेंशन हो गई, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, और जिसका भी कमेंट बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तो उसको अगले लेक्चर में क्या मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, और भाई सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगला यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय इट विद द वॉल। ठीक है, तो देखो भैया दीवार किधर है, दीवार इधर है, और ये एंगल कितना बना रहा है, मतलब सॉरी वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा, तो हमको यहां पे थीटा निकालना है, यानी यहां पे एंगल निकालना है। बहुत सिंपल है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिख रही है, दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसा करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो। तो देखो जरा मैं यहां भी क्या लिख रहा हूं, फॉर एंगल, जरा मैं यहां देखना जरा, फॉर एंगल थीटा, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड दे दो ना, डिवाइड दिया है, तो देखो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, जैसे टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा करो तो टी से टी कट जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर क्यू ई में mg से डिवाइड होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा क्यू ई अपॉन mg। ठीक है, अब थीटा बराबर, अब देखो Q आपको पता है, E आपको पता है, M पता है आपको, G भी आप यहाँ पे 10 रख लोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यूज को रखोगे तो यहाँ पर एक नंबर आएगा, और फिर यहाँ पे मान लो नंबर आ जाएगा कुछ फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो tan को उधर भेज देना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स, और यहाँ पर जो भी नंबर है, ठीक है, कुछ भी आड़म आड़म नंबर आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में भैया उस एंगल को कवर करना, जिसका भी आंसर सही होगा वीडियो लेक्चर में सबसे पहले स्टार्टिंग में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, बस आपको देखो अगर यहां सॉल्व करने में कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जैसे 1, ठीक है, जिसपे tan की वैल्यू 45 होती है, तो एंगल 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी वैल्यू आए जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो बस आप ऐसे ही छोड़ देना, ऐसे ही छोड़ देना, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कुछ नहीं कटेगा। ठीक, तुम्हारा तो कटा हुआ है। ठीक है, आओ देखो ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मैं सिर्फ टेक्निक बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है, पेन आपको चलाना है भाई साहब। लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस एन अल्फा पार्टिकल मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन आर दिस kg एंड दिस। ठीक है, देखो बेसिकली हमसे वो कह रहा है कि हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब हमारे पास कितनी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, जिससे एक अल्फा पार्टिकल को हम बैलेंस कर लें। ठीक है, मतलब आप समझो अल्फा पार्टिकल आपके पास है, ये इसको मैंने ऐसे रख दिया, अगर मैं नीचे की तरफ एक प्लेट लगा दूं, अगर मैं नीचे की तरफ एक प्लेट लगा दूं, ठीक है, जो क्या करे उसको ऊपर खींचे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस की है, अगर ये प्रोटॉन तो प्लस का होता है, जिन लोगों को भी नहीं पता है भाई मैं यहां पर जरा लिख देता हूं। ठीक है,
अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज प्लस लिख दिया, दैट मींस समझ जाना चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। तो चलो यहां पे मैं ऐसे करता हूं, अल्फा और नीचे लिख देता हूं सी। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज का डबल होता है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, ठीक है। वो प्रोटॉन के मास का क्या होता है, 4 टाइम्स होता है। तो बहुत ध्यान सुनना, ये हमारे पास कहानी हो गई, ठीक। और हमको प्रोटॉन का देखो मास दे रखा है और चार्ज दे रखा है, ठीक है। अच्छा यही चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी होता है, यही तो होता है। तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, बस वहां पे माइनस साइन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है ना, तो बस माइनस साइनस मत लिखना, बस बाकी सही है, ठीक है। जी की वैल्यू दे रखी है। तो देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया अल्फा पार्टिकल। और अगर हम यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, तो अगर यहां पर ये प्लेट मान लो प्लस की है, मान लो प्लस की है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगी इस तरफ, ऐसी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इसमें। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो क्या ये प्लस चार्ज बैलेंस हो सकता है? देखो दिमाग लगाओ जरा, ये प्लस चार्ज का जो मास होगा, ऐसा कुछ ना कुछ मास तो है ही, देखो यहां पे मास दे रखा है हमको, है ना। अल्फा पार्टिकल का मास देखो ये होता है, तो इसका नीचे वेट लगेगा W, और नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जो क्या होगा, Q इंटू E के बराबर होगा। अगर हमें अल्फा पार्टिकल को बैलेंस करना है, तो हमें इसको और इसको, बहुत ध्यान सुनना, अगर हमें बैलेंस करना है तो इसको इसके बराबर कर देना पड़ेगा। तो अगर अल्फा पार्टिकल का जो वेट है वो इसके बराबर हो जाए, तो ये जो अल्फा पार्टिकल होगा वो बैलेंस हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो भाई बस यही काम करना है। तो करना क्या है, फॉर बैलेंसिंग, यहां पे लिख दो फॉर बैलेंसिंग। कुछ नहीं करना भाई, बस इधर उधर वेट्स को या फोर्सेस को बराबर करना है। सेम हमने यहां पर भी तो किया, बैलेंस करके, ठीक है। यही सबसे अच्छे, इस चैप्टर के जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो यही हो सकते हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। मतलब अगर समझ लो कि आपने ये क्वेश्चन कर लिए, तो इससे जो नीचे लेवल के क्वेश्चन है उसमें तो बस फॉर्मूला लगना होता है, ठीक है। ये यहां पे भाई तैयारी हो रही है 95 प्लस इन 2027, और जेईई मेंस में आपको फिजिक्स में कम से कम 50 नंबर या 95 परसेंटाइल से ऊपर भी आपको इस चैनल पे जो कंटेंट का मटेरियल मिल जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है और वो नीट का और जेईई का एग्जाम देता है, तो मैं गारंटी करता हूं या श्योर करता हूं कि अगर आप पूरे लेक्चर्स को देख रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, जो लेक्चर में दिए जा रहे हैं, कमेंट कर रहे हो, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात लाइक और शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान सुनना, आपको यकीन मानो आपके 95 परसेंटाइल से ज्यादा फिजिक्स के सेक्शन में और केमिस्ट्री के सेक्शन में मैं आपको जेईई में और नीट में दिलवा सकता हूं, ठीक है। आई एम श्योर, आई एम गारंटीड, ठीक है। और बोर्ड में तो आपके भाई दोनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 95 नंबर के ऊपर आने के चांसेस है, बहुत चांसेस है, हाई चांसेस है। बाकी फिर आप पर भी डिपेंड करता है ना, कोई झूठा वादा नहीं यहाँ पर। 100% जो होता है वो तो स्टूडेंट की मेहनत से आता है। टीचर का रोल 90% 95% तक का होता है, 5 नंबर का तो कंटेंट हमेशा ही लगा है ना, तिकड़म वाला। फॉर बैलेंसिंग, अगर बैलेंसिंग यहां पे कर रहे हो तो जो वेट होगा वो क्या होगा, वो फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी ऊपर वाले फोर्स के। तो देखो वेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg, है ना। यहां पे अल्फा पार्टिकल का मास रखोगे और यहां पे ग्रेविटी हमको जी दे ही रखी है, वेट का फॉर्मूला होता है भाई ये। f क्या होगा, वो हो जाएगा q इंटू ई। अब देखो उसने हमसे बोल रखा था कि व्हाट फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन तुमने पता कर लिया, डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, सही बात है ना, डायरेक्शन होगी अपवर्ड। अब मैग्नीट्यूड हम यहां से निकाल लेंगे, तो देखो हमको ई निकालना है। तो मास देखो हमको कितना दे रखा है, मास अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 गुना होता है प्रोटॉन का। यहां पे आप लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और जी हमको दे रखा है अपॉन क्यू जाएगा इधर। जब क्यू नीचे जाएगा तो क्यू क्या होता है, चार्ज किसका, अल्फा पार्टिकल का। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। बराबर ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखो इसको इससे काटना तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो बेसिकली देखो मास ऑफ प्रोटॉन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जी की वैल्यू आपको दे रखी है, 2 एक नंबर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, आराम से भाई यहां पर आंसर कमेंट करना, जिसका भी आंसर बिल्कुल सही होगा उसको लाइक मिलेगा और एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान सुनना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
मतलब दूसरे नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर कोई बालक या कोई बालिका ये कह देता कि भैया यहां पे आपने प्लस की शीट लगाई है, अगर मैं इस प्लस की शीट की जगह माइनस की सीट ऊपर लगा देता, तब अगर मान लो आप यहां पे माइनस की सीट लगा देते तो ये माइनस की सीट होती और वो क्या करती है, प्लस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो ये प्लस चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि माइनस प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, उसकी तरफ होती है ना, इन्वर्ट होती है। मान लो यहां पर इस तरीके से शीट लगती, ये अल्फा पार्टिकल यहां होता है, ये क्या करता, घसीटने की कोशिश करता है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी ऊपर ही जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाती तब भी ऊपर ही, ठीक है। ओ आई एम सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी ऊपर ही जाती है, ठीक है, बस वहां पे जो प्लेट होती है वो माइनस की हो जाती है, मैग्नीट्यूड तब भी सेम ही निकलता। अरे भैया बैलेंसिंग तो उसमें भी करते ना, वेट लगता नीचे, फोर्स लगता ऊपर, तो बैलेंसिंग तो उसमें भी सेम ही करते, ठीक है ना। तो यहां पे प्लस प्लेट और माइनस प्लेट दोनों ही ली जा सकती हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है ना, इवन जेईई और नीट में भी आने की बहुत हाई चांस है, क्योंकि कैलकुलेशन भी है, बोर्ड में भी आ सकता है। लिखा हुआ है एन ऑयल ड्रॉप हैविंग 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब देखो हमारे पास एक तेल की बूंद है, एक ऑयल की ड्रॉप है, उसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, समझते आना भाई, यहां पे क्या है भाई, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। इज हेल्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, यानी रेस्ट में रुका हुआ है, चुपचाप रुका हुआ है ना, बैलेंस कंडीशन में रुका हुआ है, तो इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यानी देखो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पे एक ऑयल की ड्रॉप, एक तेल की बूंद जिसके पास 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस है, ठीक है, अगर इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो इसमें कौन सा चार्ज होगा, माइनस का, अरे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ना, तो माइनस का चार्ज होगा, तो वो क्या है, स्टेशनरी है, मतलब बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज दिस, हमको ऑयल की डेंसिटी दे दी गई है, एस्टिमेट इट्स रेडियस ऑफ ड्रॉप, यानी हमको रेडियस निकालनी है, हमको रेडियस निकालनी है ड्रॉप की, क्या रेडियस होगी, जी की वैल्यू दे दी गई है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, तो बहुत ध्यान सुनना। अब आप खुद बताओ, अगर ये ऑयल ड्रॉप बैलेंस है, तो अगर ये बैलेंस है तो उसका वेट लग रहा होगा नीचे, सही बात है। अगर ये बैलेंस है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करने के लिए, तो वेट अगर नीचे लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लगना पड़ेगा ऊपर, सही बात है, तो बहुत ध्यान सुनना, कुछ नहीं करना, फॉर बैलेंसिंग, या फिर आप यहां लिख देना बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, या फिर इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन, तो बैलेंसिंग कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट बराबर क्या कर देंगे, ऊपर वाले फोर्स, जो ऊपर फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर कर देंगे। अब वेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटी, सही बात है ना। फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है। अब देखो ध्यान से, हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस कैसे आ सकती है भैया, डेंसिटी का क्या काम है, अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो तो भैया डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब मास अगर आपको लिखना है तो डेंसिटी को ऐसे ही रखो, वॉल्यूम को दरबे, तो क्या हो जाएगा, डी इंटू वॉल्यूम इंटू जी बराबर ही हो जाएगा क्यू इंटू ई, है ना। ऐसा दिमाग में सोचो थोड़ा सा, क्यों दे रखा है भाई, बुआ की शादी नहीं है कि दे रखा है, ठीक है, भुजिया नहीं तलोगे उसकी। अब देखो डेंसिटी क्या दे रखी है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई, वॉल्यूम क्या होगा, अब ऑयल ड्रॉप है तो आप दिमाग में सोचो ना कि वो स्फेरिकल शेप की होगी, है ना, स्फेरिकल शेप की ऑयल ड्रॉप होगी, दिमाग में ऐसा एस्टिमेशन रखो। तो अब स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहां पे रेडियस आने लगा, है ना, अब कुछ हो सकता है, जी यहां पे दे रखा है 9.8 बराबर, चार्ज क्या दे रखा है, चार्ज देखो यहां पे चार्ज दे रखा है 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको पता हो कि 12 अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो उस पे चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू N इंटू ई, याद आ रहा होगा ना आपको, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन आते हैं या जाते हैं तो उस पर जो टोटल चार्ज होता है वो इस वाले फॉर्मूले से दिया जाता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ रखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं भी यूज हो सकता है। तो देखो यहां पर N की वैल्यू क्या है, 12 एक्सेस में है,
और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको देखो यहां पे दे दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप चार्ज क्या रखोगे, 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे दी गई है क्वेश्चन में ना, देखो न्यूटन पर कूलम में है, तो 2.55 इंटू यहां क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, 4/3 भी एक नंबर है ना, कुछ देखना यहाँ पे कटेगा, देखो जैसे 4 से ये कट जाएगा 3 टाइम, है ना, 3 का 3 का मल्टीप्लाई कर देना कुछ, है ना, ऐसे करो सॉल्व करना, 9.8 को उधर ले जाना, 1.26 को उधर ले जाना, आर का क्यूब निकलेगा, है ना, यहाँ कुछ नंबर आएगा, देखो यहाँ पे आर क्यूब बराबर यहाँ कुछ नंबर आएगा ना, बहुत प्यारा सा, ठीक है, प्यारा तो नहीं होगा, जानवर टाइप का होगा, ठीक है। और फिर आप क्या करना, उसका क्यूब रूट ले लेना, क्या करना, उसका क्यूब रूट ले लेना, यहां पे आपका आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। मीटर में क्यों आएगा, क्योंकि देखो सब कुछ यहां पे ग्राम पर सेंटीमीटर में, है ना, डेंसिटी दे रखी थी, ठीक है, और मीटर में सेंटीमीटर में, है ना, सब कुछ दे रखा था, यहां भी जो आपका आंसर आएगा वो किसमें आएगा, मीटर में ही आएगा, ठीक है। तो आई होप भाई आपको आज के लेक्चर के भैया जो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो समझ में आ गए होंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई आज से भाई इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, और अब इस चैप्टर का एक लेक्चर आएगा जिसके अंदर सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, वाइवा हो गया, वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, स्कूल के बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है, और बोर्ड के जेईई और नीट लेवल के भी इवन कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पे कराए जाएंगे, ठीक है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे, तो ठीक है, उनको भाई यहां पे सीरीज उसकी एक लाई जाएगी, और अगर आपकी डिमांड और होगी तो आगे और भी उसमें कराया जाएगा, ठीक है। तो भाई आज के लिए भैया सिर्फ इतना ही, आई होप आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, भैया लेक्चर को अच्छे से करना है रिवाइज, ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4 उनको कमेंट करना, आंसर करना, आंसर सही होगा तो एप्रिसिएशन मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।